नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका लॉकडाउन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा इंग्लिश का जो टेंस का जो पार्ट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब अपनी समाप्ति की ओर है। हमने जो हमारे तीन मेन टेंस थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उनमें से हमने पास्ट जो हमारा पास्ट और प्रेजेंट है उसके चार पार्ट है, चारों कंप्लीट कर लिए हैं। और जो हमारा जो लास्ट का जो तीसरा फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल, उसमें से भी हमने उसके जो दो है, चार में से दो तो कर लिए। अब हमारे दो और बच्चे हैं, उसमें से आज हमारे पास तीसरा है हमारा फ्यूचर का तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमारा फ्यूचर का तीसरा है, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता क्या है, जैसे कि हमने प्रेजेंट में भी पढ़ा, पास्ट में भी परफेक्ट पढ़ा, तो हमने वहां पर देखी दोनों टेंसों में ये बात कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में आती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में आएगी, ठीक है। तो देखिए परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट मतलब कि कोई काम, मतलब कि जैसे इसमें वैसे चुका, जैसे कि प्रेजेंट था उसमें भी चुका आ रहा था और जो पास्ट था उसमें भी चुका आ रहा था, उसी प्रकार से इसमें भी चुका आएगा, लेकिन ये फ्यूचर के लिए इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान। पहचान की बात करूं मैं तो जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे आदि शब्द आते हैं। देखिए पहचान करना अब तो आपके लिए एकदम आसान हो गया होगा, क्योंकि हमने इतने दिनों से इतने टेंस पढ़ लिए हैं कि अब हम पहचान से या फिर किसी सेंटेंस को देखकर बता सकते हैं कि यह वाक्य कौन से टेंस का है, ठीक है। तो हमारे जिंदगी में बहुत सारे वाक्य आते हैं, अलग अलग प्रकार के वाक्य आते हैं। उनमें से ही ये भी एक वाक्य का प्रकार है जिन वाक्यों के अंत में ये हमारे पास चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, इस प्रकार से ये शब्द आते हैं, ठीक है। तो देखिए उदाहरण देखिए हम, तो जैसे कि वह पढ़ा चुका होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास में सेंटेंस है हमारा, वह पढ़ा चुका होगा, ठीक है। तो देखिए इसके लास्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, चुका होगा, और हमारी जो हमने परिभाषा लिखी है, इसकी पहचान लिखी है, उसमें भी हमारे पास में यही आ रहा है, ठीक है। तो हम किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में देखकर हम उस टेंस का आराम से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास में जो हमारा सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। अब पहचान करते क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास में टेंस या ग्रामर में जितने भी रूल है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चलते हैं। और यदि हम सेंटेंस की पहचान नहीं कर पाए कि यह सेंटेंस किस टेंस का है, तो उसके बाद में हम जो उससे संबंधित जो भी हम रूल पढ़ेंगे वो ना तो हमारे समझ में आएंगे और ना ही कोई बात बस सर से ऊपर से जाएंगे। और इसके बाद में हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और टेंस का ज्ञान होने के लिए हमें जो हमारे पास में जो मेन हमारे 12 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के जो चार पार्ट है वो आना बहुत अनिवार्य है। इसलिए सबसे पहले पहचान आना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद में हम हमारा जो टेंस होता है उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पहचान का हमें पता होगा कि यह सेंटेंस इस टेंस का है, तो उसके बाद ही तो हम उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो यदि हमें पहचान नहीं पता होगी तो हम पता कैसे करेंगे कि हमारा यह जो सेंटेंस है वो यह इस टेंस का है, और उसके बाद में तो हम आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सेंटेंस की पहचान करना आना चाहिए कि हमारे पास में जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है वो कौन से टेंस का है। और इसकी पहचान करने के लिए हमें हर टेंस है उसकी पहचान होना जरूरी है। और हमें जो भी वाक्य दिया हुआ है हमें उसके लास्ट में देखना चाहिए कि हमारे पास में क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है आते हैं, तो इस प्रकार के हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट है, वो सिंपल में आते हैं, इंडेफिनिट में आते हैं। तो उस प्रकार से हमें हर किसी टेंस का पता चल जाता है और उसके बाद में हमें उस वाक्य को, उस जो हमारा वाक्य दिया हुआ उसको ट्रांसलेट करने में आसानी होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें पहचान याद रखना जरूरी है। अब देखिए ये तो हो गई हमारी
फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान की हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं वो इस टेंस में आते हैं। आपको मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया। अब देखिए इसके बाद में हमारे पास होता क्या है कि इस हेल्पिंग वर्ब देखते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पर होती है, एक होती है हमारे पास में शैल हैव और दूसरी होती है हमारे पास में विल हैव। ठीक है, ये दो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है, एक है शैल हैव, एक है विल हैव। इतने दिन हम पढ़ते आ रहे थे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर होगा। मैंने आपको फ्यूचर में बताया कि जहां पर सेल है वो हमेशा यूज होगा आई और वी के साथ, बाकी जो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट है उनके साथ में हम यूज करेंगे विल वालों का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेल है आ रहा है, तो हम सेल है और यहाँ पर है विल है। तो जैसे कि आपको बताया गया है उसी के अनुसार हम चलते हैं। तो देखिए सेल है का यूज तो हम करेंगे किसके साथ, आई और वी के साथ। ठीक है, आई बात समझ में। और जो हमारे पास में विल है वो बच गया, इसका यूज करेंगे हमारे पास में जो बाकी सब्जेक्ट्स बच गए, मैं लिख सकता हूँ वो सब्जेक्ट्स, इसके साथ हम यूज करेंगे विल हैव का। वैसे आजकल ग्रामर में ऐसा कोई रूल है नहीं, वैसे आजकल आई वी के साथ भी हम विल का, विल हैव का, ठीक है, विल बी, इसका यूज भी करते हैं। लेकिन फिर भी टेंस में ये ज्ञान होना जरूरी है कि हमारे पास में हम सेल का यूज आई और वी के साथ ही करते हैं। ठीक है, और हम सेंटेंस भी इसी प्रकार से बनाएंगे। वैसे यदि आप आई और वी के साथ में विल का यूज करते हो, विल हैव का यूज करते हो, विल हैव बीन का यूज करते हो, तो भी आजकल ग्रामर की भाषा में उसे गलत नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर से क्यों, हमें बस आई वी दिखे वहां पर हम सेल का यूज करेंगे ना। प्रॉब्लम क्या है सेल का यूज करने में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी हेल्पिंग वर्ब है सेल हैव और विल हैव। सेल हैव का यूज करेंगे हम आई और वी के साथ, और जो विल है वो उसका यूज करेंगे हम हमारे सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है, आई और वी को छोड़कर सभी के साथ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो होगी अपनी हेल्पिंग वर्ब की बात और ये होगी पहचान की बात। अब बात आती है स्ट्रक्चर की। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें साथ साथ नोट कर लिया करो ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, सबसे पहले बात करूं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है, मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें काम में लेना है सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब, प्लस उसके बाद में आती है अपनी मेन वर्ब या जिसे हम वर्ब बोलते हैं। अब देखिए वर्ब में हमें यहाँ पर कौन सी काम में लेनी है, मैंने आपको बताया कि जहां परफेक्ट आ जाए वहां हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म में काम लेनी है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड हो गया। इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर होगा कौन से सेंटेंसेस का, एफर्मेटिव मतलब कि सकारात्मक वाक्यों का। ठीक है, सकारात्मक वाक्य मैंने आपको बताया जिसमें नहीं भी नहीं है, ये कोई पर्सन का भी बोध ना हो, एकदम सिंपल सेंटेंस हो। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि वह पढ़ा चुका होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे वाक्य होते हैं वो हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, और उसकी हमारी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो हमारे पास बच गया अदर वर्ड वगैरह वगैरह वो आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि कोई सेंटेंस लिया मैंने, हमारा वही सेंटेंस ले लेता हूं जो हमें भी हमने काम में लिया है, कौन सा, वह पढ़ा चुका होगा। ठीक है, अब देखिए पहचान करना आपको आना चाहिए कि हमारे पास में यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको टेंस का पता लगाना है, तो टेंस चुका होगा पता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, आपको परिभाषा पहचान आती है। अब देखिए वह क्या है हमारे पास यहाँ पर, वह है हमारा यहाँ सब्जेक्ट, क्योंकि वह पढ़ रहा है। सब्जेक्ट को मतलब है काम को करने वाला, कि जो हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है उसमें जो मेन करता है, जो काम कर रहा है वह होता है हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वह पढ़ चुका होगा, तो वह हो गया हमारा सब्जेक्ट। काम हो रहा है वह होती है हमारी वर्ब, तो पढ़ने का काम हो रहा है तो ये हो गई अपनी वर्ब। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट और केवल वर्ब भी है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि हमें यहाँ पर कुछ और, जैसे कि मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, जिसकी उससे वाक्य थोड़ा बड़ा लगेगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है,
तो जैसे कि वह पत्र पढ़ चुका होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये पढ़ना, ये तो हो गई अपनी वर्ब, और ये पत्र ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो देखिए करिए ट्रांसलेट, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट आएगा, इसके ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले सब्जेक्ट वह है ही सी, वह के लिए दो काम लेते हैं हम, ही और सी यूज करते हैं हम स्त्रीलिंग शब्द के लिए, और ये काम आता है हमारा पुल्लिंग के लिए। तो यहाँ पर क्या है, वह पत्र पढ़ चुका होगा, लग रहा है ना कि पुल्लिंग है। तो यहाँ पर हम किसको काम में लेंगे, ही या सी को, ही को। अब देखिए ही को काम में ले लिया, अब उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में कितनी है, दो है, एक है सेल है और दूसरी है विल है। तो हम काम में क्या लेंगे, सेल है का यूज करते हैं हम केवल आई और वी के साथ, और विल है का यूज इसके अलावा सबके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही है, आई और वी तो है नहीं, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर विल हैव का। आया समझ में, विल हैव का यूज क्यों किया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वर्ब क्या है हमारे पास यहाँ पर, पढ़ना। तो देखिए पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश रीड होती है हमारे पास में, और रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होती है, और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रीड ही आएगा। तो ही विल हैव रीड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, पत्र, लेटर, ये लीजिए लेटर। हो गया ट्रांसलेट, एकदम आसान है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपना वाक्य ट्रांसलेट हो गया। अब यदि हमारे पास में यहाँ पर सब्जेक्ट यदि मैं और हम, मतलब कि आई और वी में से आ जाए, तो हम यहाँ पर किसका यूज कर देंगे, सेल हैव का यूज कर देंगे। ठीक है, और कोई चेंज करना ही नहीं है, ऐसे ऐसे रहेगा। अब देखिए ये तो रही अपनी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात। अब हम बात करते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो देखिए नेगेटिव, नेगेटिव में तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। बात करूं नेगेटिव की, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, वे वाक्य जिसमें बीच में कहीं ना कहीं नहीं आता है, नकारात्मक वाक्य होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि उसी सेंटेंस को ले लेते हैं दोबारा। प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि अब की बार हम कर लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, हम पत्र नहीं पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर तो मैंने बताया ही नहीं, डायरेक्ट एग्जांपल ले लिया, कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर अब लिख देते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले अपना सब्जेक्ट, फिर देखिए दो शब्द है हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब में, सेल भी है, हैव भी साथ में है, तो हम नोट का यूज करेंगे, तो वो दोनों के बीच में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब में ऐसे लिख देता हूं कि सेल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। तो देखिए मैंने ये अलग अलग क्यों लिखा, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमारे पास में जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो थोड़ी बड़ी है, दो, इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, तो हमें जो नोट का यूज करना है वो दोनों के बीच में करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है। बस सेल ये भी आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा, फिर जो ये हैव तो है ही, तो ये हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम पत्र नहीं पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये एग्जाम्पल है। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर हम है, तो सब्जेक्ट के लिए वी ले लीजिए, वी। अब यहाँ पर आपकी बार वी आ गया, तो हम सेल है और विल है में से किसका यूज करेंगे, अब की बार हम यूज करेंगे सेल है होगा। ठीक है, तो वी सेल, केवल सेल लिखना है एक बार, और ये हमारे पास नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो नोट का यूज इसके जस्ट बाद में करना है। ये नोट आ गया, फिर आएगा अपना
हैव, फिर वापस वही थर्ड फॉर्म, तो रीड की रीड थर्ड फॉर्म में होती है, और लेटर। ठीक है, तो वी शैल नॉट हैव रीड लेटर। ठीक है, ये इस प्रकार से अपना हो गया इंग्लिश सेंटेंस हो गया। अब देखिए एकदम सिंपल है। अब मैं आपको इसी में बता देता हूं कि इंटरोगेटिव किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए ये जो अपनी स्ट्रक्चर है, इसमें से थोड़ा चेंज कर देता हूं। ये सेम टू सेम रहेगा, ऐसे का ऐसे रहेगा, हटा देता हूं रे यार। अब की बार सेल या विल को पहले लगाना है, उसके बाद में अपने हैव को हमें यहाँ पर यूज लेना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, बाकी जो इतनी देर करते आ रहे हैं बात की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर हमें फुल स्टॉप ना लगाकर क्या लगाना, अपना क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगी इसकी स्ट्रक्चर। अब देखिए सब्जेक्ट जो अपना सेंटेंस है इसका निर्माण करना स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन, जैसे कि अब की बार मैं कर देता हूँ, सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ, वाक्य वही रखता हूँ, क्या मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, खेल चुका हूँगा, और ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए मैं आ रहा है यहाँ पर, मैं इंग्लिश आई। ठीक है, तो आई के साथ हम यूज करेंगे किसका, सेल हैव या विल हैव का। तो किसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, सेल हैव का। तो देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले आएगा हमारा सेल, फिर आएगा अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं का आई, फिर बच गया हैव, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट बच गया ना हैव, तो सेल आई हैव, फिर खेलना की प्ले, और थर्ड फॉर्म प्लेड, और ये अपना क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अपना ट्रांसलेट हो गया सेंटेंस, ये भी हो गया। अब देखिए जो फोर्थ पार्ट है हमारे सेंटेंसेस का, वो कौन सा है, वो है हमारा, ये तो इंटरोगेटिव हो गया ना। अब जो चौथा है वो कौन सा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से यदि हमारे पास सेंटेंस आएगा, तो देखिए इंटरोगेटिव तो है, तो हम हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे तो रखेंगे। अब हमें करना क्या है, नेगेटिव है तो केवल नोट का यूज और करना है। तो उस नोट का यूज हम कहाँ करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। नोट का यूज हम हमेशा करते हैं जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके जस्ट बाद में नोट का यूज करते हैं। तो यदि मान लीजिए मैं इसी वाक्य को यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करूं, तो मैं इसको बनाऊंगा शैल आई नॉट हैव प्लेड। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क। पता चल गया ना आपको कि इंटरोगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब को तो पहले रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और यदि नेगेटिव भी है तो नोट का यूज भी हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद में करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हो गया सेल, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट जस्ट बाद में हमने नोट का यूज कर दिया, और ये हेल्पिंग वर्ब आधी बच गई थी हमारे पास में, हैव हो रह गया, ये हैव यहाँ पर लिख दिया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी कर दिया। अब यदि ऑब्जेक्ट है तो वो साथ में साथ और लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये भी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने जो सेंटेंस है उसके चारों रूप पूरे होते हैं, और आसान है, कोई हार्ड काम तो है नहीं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।